हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति आप सभी का श्रीराज आईएएस आरएएस में स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ है रूफटॉप सौर ऊर्जा, राजस्थान तीसरे स्थान पर। रूफटॉप सौर ऊर्जा जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, जिसमें कुल उपभोक्ताओं को लाभ कितना मिल रहा है? 1,43,965 उपभोक्ताओं को इसके तहत लाभ मिल रहा है। तो रूफटॉप जो सौर ऊर्जा योजना है उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है। देश में तीसरा स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है। उसमें भी अगर अपन देखें तो कुल संयंत्र का इंस्टॉलेशन देखें तो 2,45,317, ठीक है। और टोटल जो है उपभोक्ता, यानी ये वाला डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जो है वो अब कितना हो गया है? शून्य हो गया है। जबकि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो उसमें राजस्थान 5वें स्थान पर है, जिसमें 686 मेगावाट क्षमता राजस्थान ने अर्जित की है। क्लियर? उसके अलावा अगर हम मासिक रिकॉर्ड की बात करें जिसमें 20,343 संयंत्र जो है वो भी स्थापित किए गए हैं। तो ये जो है अपने आप में क्या है? एक उपलब्धि है। साथ ही मैं बता दूं कि अपनी जो करंट अफेयर्स का सोर्स है वो सूजस रहने वाला है, पीआईबी रहने वाला है। उसके अलावा राजस्थान और भारत सरकार की जितनी भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है वहाँ से हम करंट अफेयर्स की जो न्यूज है वो लेते हैं। तो सीधे ही जो है वो प्री और मेंस एग्जाम्स के लिए क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरी न्यूज अपनी। दूसरी न्यूज ये है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ठीक है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान क्या है? ये स्टार्ट हो रहा है हमारा गंगा दशमी के दिन, ठीक है। गंगा दशमी कब मनाई जाती है? गंगा दशमी जेठ की जो हमारी दशमी होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन मनाई जाती है। यानी जेठ पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की जो दशमी है उस दिन गंगा दशमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें एक तरह से इसका एक आध्यात्मिक महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा दशमी के तहत ही जो है ये अभियान अपना शुरू हो रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो 25 मई सोमवार को जो है वो पड़ने वाली है और अभियान जो है चलेगा 25 मई से 5 जून 2026 तक। तो 25 मई को क्या है? इस बार गंगा दशमी है, तो तभी जो है ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उस दिन तक की है ये अभियान चलने वाला है। इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने लास्ट ईयर ऐसा ही एक पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो भी गंगा दशमी के दिन ही शुरू किया था। अब देखो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपको दिख रहा है, ये मैंने डायरेक्ट जो है सूजस से उठाया है। साथ ही राजस्थान सरकार की जो DIPR वेबसाइट है वहां पर भी ये क्लियरली दिया हुआ है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, पेन चेंज कर लेते हैं, उसमें 25 मई से 5 जून बात कर ली अपन ने। इसके अलावा राज्य के समस्त जिलों में विभिन्न स्तरों पर इसमें कार्यक्रम होंगे। पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण और स्वच्छता संबंधी कार्य होंगे। तो कौन से कार्य होंगे? 3, पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधित कार्य। तो ये सारे कार्य इस वंदे गंगा संरक्षण अभियान के तहत होने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलो अब नेक्स्ट न्यूज पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अपनी, टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट। क्या है ये टेल 14C? साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय की क्या है? एक नई पहल है। साइबर अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने एक टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट है वो बनाया है, जो साइबर अपराध को रोकने के लिए काम करेगा। तो इसका बेसिकली उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखना और साथ ही आम जन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना। यानी आम जनता को डिजिटल जो फ्रॉड होता है उससे सुरक्षित किया जाएगा, उससे बचाने के लिए, साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया गया है, जिसका नाम है टेल 14C। राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल, क्या नाम है इसका? cybercrime.government.in पर शिकायत भी कर सकते हैं। ये एक इसके अंदर जो है एडिशन भी किया गया है। क्लियर? ठीक है। तो टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट के बाद चलिए जी अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है एक पोर्टल के बारे में, जो कि है अपना क्या? जननी पोर्टल। कौन सा? जननी पोर्टल। तो जननी की फुल फॉर्म क्या है? जननी की फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ
एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, यानी जे का मतलब हो गया जर्नी, ठीक है, ऑफ एंटीनेटल, फिर एन का मतलब हो गया नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, ठीक है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, एंटीनेटल, नेटल और नियोनेटल, ठीक है, उन सभी की इंटीग्रेटेड केयर जो है वो प्रदान करेंगे। नवजात शिशु हो जाए, चाहे माँ हो जाए, यानी माँ और एक बच्चा, उसका एक संपूर्ण जो है उसकी पोषण की, उसकी स्वास्थ्य की और सारी बात जो है वो इसके तहत की जाएगी। जो हमारा RCH का क्या है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, यानी RCH जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो हमारा पोर्टल है, उसी को हमने अपग्रेड करते हुए जननी नाम का एक नया पोर्टल बनाया है, जिसमें क्या है, एडवांस है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, साथ ही बहुत सारी बेहतर रणनीतियाँ इसके तहत बनाई गई हैं। इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की पोर्टेबल ट्रैकिंग की जाएगी QR कोड सहित, यानी यहाँ पर एक QR कोड की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें गर्भवती कोई महिला है और उसके अलावा छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी के स्वास्थ्य की पोर्टेबल ट्रैकिंग की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस वो भी कैसे, QR कोड सुविधा के साथ, यानी QR कोड आपको दिया जाएगा, वहां पर स्कैन करके आप इजीली जो है वो कंप्लीट पोर्टल पर आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जननी क्या है, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में नई क्रांति लाने वाला है, ओके, नई क्रांति लाने वाला है। 7 मई को जो है ये लॉन्च किया गया था जननी पोर्टल। प्रमुख सुविधाएं क्या होंगी, RCH का जो है अपग्रेडेड वर्जन है ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो पोर्टल था उसका अपग्रेडेड है, उसको अपग्रेड किया गया है, ठीक है, उन्नत संस्करण है उसका। QR सक्षम डिजिटल MCH कार्ड इसमें जारी किए जाएंगे, मदर चाइल्ड जो हेल्थ कार्ड है वो जारी किए जाएंगे, यूविन पोषण और आभा आधार के साथ एकीकरण, ये इंपॉर्टेंट है कि यूविन के साथ में, पोषण के साथ में, आशा के साथ में, साथ ही आधार के साथ इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए अलर्ट भी जारी किया जाएगा, यानी ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी में रिस्क है, हाई रिस्क है, उनको जो है अलर्ट भी जारी किया जाएगा। तो ये भी इसके तहत प्रावधान है। अब ट्रैक की जाने वाली सेवाओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता है प्रसव पूर्व जो देखभाल है, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है जो प्रीनेटल, इसको अपन बोलेंगे प्रीनेटल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीनेटल। इसके अलावा जो प्रसव हो गया, ठीक है, वो हो गया। प्रसव के पश्चात देखभाल, यानी प्रसव के पूर्व देखभाल भी, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद जो आती है देखभाल वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा बच्चा पैदा हो गया है तो उसको नवजात बोलेंगे, तो नवजात शिशु है उसकी देखभाल भी है, उसका वैक्सीनेशन, उसका टीकाकरण होगा उसकी भी है, उसके अलावा परिवार नियोजन है उसकी भी जो है यहाँ पर ट्रैकिंग की जाएगी। तो ये सारी ही चीजें जो है यहाँ पर जननी पोर्टल के माध्यम से ट्रैक की जाएगी, ओके। फिर आता है प्लेटफॉर्म के प्रभाव को अगर हम देखें तो लगभग 1.3 करोड़ जो है कुल लाभार्थी पंजीकृत माने जा रहे हैं इसके तहत। उसके अलावा लगभग 30 लाख गर्भवती महिलाएं जो है इसके तहत पंजीकृत होंगी या हो चुकी है ना, ठीक है। तो अगर मई तक अपन देखें तो टारगेट जो है वो अपना ये रहने वाला है, जननी पोर्टल, ओके। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर, फटाफट से सारी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम जो अपन लगाएंगे न्यूज़ में इतना तो फिर नहीं है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल सार चाहिए, बिल्कुल सार से अपन पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आती है अपनी सोमनाथ अमृत योजना। सोमनाथ अमृत योजना, सोमनाथ अमृत योजना में क्या हुआ है कि अभी इसको पुनर्निर्माण के कितने 75 वर्ष जो हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में सोमनाथ के लिए जो है विभिन्न जगहों पर आयोजन हुए, जिसमें अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो झारखंड महादेव मंदिर है वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कुछ पूजा अर्चना की। उसके अलावा पूरे भारत में जो है सोमनाथ का ये पर्व मनाया जा रहा है। 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत पर्व नाम से पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 75 वर्ष पुनर्निर्माण के हुए हैं। जब महमूद जब गजनवी आए थे लगभग 1026 के आसपास, तो इन्होंने इस मंदिर को जो है तोड़ दिया था। तो इसके 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, एक तो ये प्लस में 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे लगभग पूरे हो रहे हैं। तो ऐसा माना जाता था कि महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो हमारा प्यारा भारत जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, लगभग 6 टन सोना जो है वो लूट कर ले गए थे यहाँ से। तो ये सोना भी लूट कर लेके गए और मंदिर को भी खंडित कर दिया, जो कि अपना काफी पावन जो है वो मंदिर माना जाता है, जिसका पुराणों में और प्लस में पुराने टाइम में काफी महत्व जो है वो इंगित होता है। तो उसी को जो है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, पुनर्निर्माण को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो है सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं पूरे देश भर में।
इसकी शैली की बात करूं, अगर मैं सोमनाथ मंदिर की शैली की बात करूं तो कैलाश महामेरु यानी नागर शैली का एक टाइप का ये मंदिर माना जाता है। अब इसका इतिहास जो है वो सरदार पटेल से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है कि जब ये मंदिर को महमूद गजनवी ने खंडित कर दिया था तो सरदार पटेल ने ही बोला था, सरदार पटेल ने 1947 के आसपास बोला था कि मंदिर का जो है पुनर्निर्माण जो है हम करवाएंगे। और उनकी देखरेख में नींव भी जो है कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अगर अपन बोले उनके सामने ही रखी गई थी। उनका टारगेट ये था कि इस मंदिर को वापस से पुनर्जीवित किया जाए, तो उन्होंने निर्माण का पूरा संकल्प लिया था। फिर 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने, ठीक है, उनके कर कमलों से फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और फिर वापस से जो है मंदिर जो है अगर अपन देखें तो कब निर्मित हुआ है हमारा, ये रहा 1951 में, ठीक है, 11 मई 1951 के आसपास जो है ये मंदिर पुनर्निर्माण हुआ था। इसीलिए 11 मई को जो है ये इसका 75 वर्ष जो है वो पूर्ण हुए, इसीलिए हमने सोमनाथ अमृत पर्व का आयोजन किया है, ठीक है। तो अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प इन्होंने लिया था। हालांकि संकल्प नींव वगैरह हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे थे, लेकिन 1951 में जो है ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। ओके, तो उसी ये जो डेट है ना, इसी डेट को हम पुनर्निर्माण यानी 75 वर्ष इसी को कह रहे हैं हम, ठीक है। और 1026 में गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो लगभग ऐसा माना जाता है 6 टन सोना लूट कर लेके गए थे। चलो अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को घोषित किए जाते हैं। 23 जनवरी जिसको हम पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को ये घोषित किए गए थे, लेकिन अभी मई में जो है वो ये पुरस्कारों का वितरण किया गया है। उसमें नाम निकल कर आता है संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी, यानी 2 कैटेगरी में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, संस्थागत और व्यक्तिगत। संस्थागत श्रेणी में अगर अपन बात करते हैं तो आता है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, सिक्किम राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको संस्थागत श्रेणी में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जबकि अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी में बात करते हैं तो नाम निकल कर आता है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, ठीक है। तो किसको मिला है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है, इसीलिए इनको व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, संस्थागत का और व्यक्तिगत का। देखो सबसे पहले बात करते हैं संस्थागत श्रेणी की। संस्थागत श्रेणी में अगर अपन बात करते हैं तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें क्या खास बात है, 1185 प्रशिक्षित आपदा मित्रों को 3 स्तरों पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों के रूप में तैनात कर सिक्किम में आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया को क्या किया गया, मजबूत किया गया। यानी इस प्राधिकरण ने ये वाला जो काम किया। फिर 2013 जो मतंग में जो भूस्खलन आया था और जो 2023 की जो तिस्ता बाढ़ जैसी जो घटनाएं हुई थी उसमें लगभग 2563 लोगों को जानों को इसने बचाया था। साथ ही जान माल का जो भी नुकसान हुआ था उसको इसने कम करने का प्रयास किया था। इसीलिए ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी स्मृति में प्रदान किया जाता है 23 जनवरी को, तो वो प्रदान किया गया। अब व्यक्तिगत श्रेणी की अगर अपन बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, एक फीमेल जो कि भारतीय सेना की कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। क्यों दिया गया है, केरल के वायनाड में वर्ष 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान व्यापक स्तर पर इन्होंने मानवीय सहायता दी थी, साथ ही आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व भी किया था, तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय ऑपरेशन के संचालन हेतु 2300 प्लस कर्मियों को इन्होंने प्रशिक्षित भी किया था। ओके, तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर ये दोनों ही जो है प्री के अकॉर्डिंग, यानी ये क्वेश्चन जो है अपना टोटली प्री बेस्ड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्री में पूछता है कि पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो दोनों संस्थागत श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन दे दिया तो प्री के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज है अपनी अग्नि और MIRV टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब अग्नि 5 सभी को पता है, अपनी अग्नि 5 एक
ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 के आसपास। ठीक है, 5000 मारक क्षमता वाली हमारी ये मिसाइल है। और इसके साथ हमने MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर ली है। इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। MRIV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म अपनी हो गई। तो MRIV टेक्नोलॉजी की क्षमता अपन ने कोई आज ही हासिल नहीं की है। मार्च 2024 में भी अपन ने दिव्यास्त्र नाम का जो मिशन लॉन्च किया था, उस टाइम भी अपन ने क्या किया था, MRIV टेक्नोलॉजी का जो प्रैक्टिकल किया था, अपन ने जो टेस्ट किया था, तो उसमें भी MRIV का हमने सफल परीक्षण किया था। लेकिन अभी हमने अग्नि 5 में MRIV लगाकर एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। MIRV तकनीक से क्या हुआ है कि हम एक साथ कई लक्ष्य भेज सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल से हम बहुत सारे दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं कई निशाने बनाते हुए। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। 5000 रेंज जो है इसकी लगभग है, 5000 प्लस के आसपास भी मान सकते हैं, लेकिन अग्नि 5 की जो क्षमता होगी वही जो है वो MIRV यूज करेगा। अब देखो कुछ अपन देखते हैं कि MIRV जो है तकनीक है वो क्या है, भारत की क्या है, एक नई शक्ति है। अब ये टेक्नोलॉजी थी कुछ ही देशों के पास थी, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया, कुछ देशों के पास है। तो भारत जो है वो उसमें शामिल हो चुका है, उसी ग्रुप में, जहां पर हमने MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करी है। क्या है ये MRIV तकनीक? देखें तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटली री एंट्री व्हीकल हो गया हमारा। यह तकनीक एक ही मिसाइल को कई स्वतंत्र परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बनाती है। जहां हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर केवल एक मिसाइल मतलब एक लक्ष्य, यानी एक मिसाइल होगी, सिर्फ एक लक्ष्य को भेद पाएगी। जबकि यहाँ पर MRIV से हम अलग अलग, देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, यहाँ पर नॉर्मल मिसाइल सिर्फ एक को भेद पा रही ना, और यहाँ पर देखिए अब एक मिसाइल ही जो है वो कितने लक्ष्य को भेद पा रही है, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और भी टारगेट्स इसके हो सकते हैं। तो मल्टीपल टारगेट्स को ये टारगेट कर रही है इंडिपेंडेंटली रूप से, तभी इसका नाम जो है MIRV रखा गया है। यानी अगर हम बात करें, साधारण मिसाइल एक लक्ष्य को भेजती है, जबकि ये कई अलग अलग लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। देखो यहाँ पर हमने मान लो कि ये अग्नि मिसाइल हमारी हो गई, उसमें हमने लगाया, तो ये जैसे ही खुलेगा तो अलग अलग दिशाओं में जो है स्प्रेड हो जाएगी और बहुत सारे टारगेट्स को जो है किल कर देगी। अब हम बात करें अग्नि 5 की मारक क्षमता और भविष्य। सैकड़ों किलोमीटर का जो दायरा है उसका सटीक निशाना बनाने में क्या है, ये सक्षम है। तो मुख्य मिसाइल से अलग होने के बाद वॉरहेड सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता ये रखती है। अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो लगभग 4 से 5 वॉरहेड्स इसमें लगाए गए हैं, लेकिन भविष्य में जो है इसमें वॉरहेड की संख्या जो है बढ़ाकर 10 से 12 की जाएगी। तो सोचिए कितने लक्ष्य को वो आसानी से भेद पाएगी। तो अभी केवल अग्नि की क्षमता कितनी है, 4 से 5 वॉरहेड्स ले जाने की, बाद में भविष्य में 10 से 12 तक ले जा पाएगी। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो ये मानी गई है। अभी चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। ओके, क्या है अपनी नेक्स्ट न्यूज, वो है इंडिया AI मिशन 2.0। इंडिया AI मिशन 2.0 क्या है ये? भारत की राष्ट्रीय AI रणनीति का उन्नत संस्करण। जो भारत की नेशनल AI जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी जो है, उसका ही क्या है, ये उन्नत चरण है, जिसमें हमने संप्रभु AI यानी सॉवरेन AI, उसके अलावा हमने स्वदेशी मॉडल विकास और स्वदेशी AI विकास किया है। तो भारत की क्या है, एक उन्नत जो रणनीति का क्या है, ये उन्नत संस्करण है। सॉवरेन AI भारत विदेशी क्लाउड या मॉडलों पर निर्भरता कम करने के लिए अपना बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। यानी अगर मैं संप्रभु AI की बात करूं तो उसके तहत हम क्या करेंगे कि भारत जहां विदेशी क्लाउड्स पर अपना डेटा सर्वर बनाता है, वहां पर डेटा को स्टोर करता है, उसकी जगह हम उसको निर्भरता को कम करेंगे। हम अपना खुद का, ठीक है, खुद का ढांचा बनाएंगे, खुद की चिप्स बनाएंगे, खुद के GPUs विकसित करेंगे। GPUs का मतलब है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हम खुद की बनाएंगे, साथ ही जो चिप्स बनाएंगे वो भी हमारी खुद की ही रहने वाली है। तो विदेशों पर निर्भरता कम करना हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा टारगेट होगा इस मिशन के तहत, जिसको हमने संप्रभु AI नाम दिया है। साथ ही 2026 के अंत तक हम 1 लाख GPU बनाएंगे। कितनी GPU बनाएंगे, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, हम 2026 के अंत तक हमने टारगेट लिया है कि इसके तहत हम 1 लाख GPU जो है बनाएंगे, तभी तो हम इतना बड़ा डेटा स्टोर कर पाएंगे,
क्योंकि हमें स्टोरेज चाहिएगा। तो जीपीयू जो है वो ऐसी यूनिट है जो काफी बड़े अमाउंट में डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। तो बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए हमें जीपीयूज बहुत सारे चाहिए। तो टारगेट अपना है कि 1 लाख तक हम जीपीयू बनाएंगे, तभी तो हम जो है विदेशों पर निर्भरता कम करेंगे, क्योंकि क्लाउड जो होगा वो क्लाउड में डेटा जो है वो जीपीयू जो है वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वहां पर स्टोर करने के लिए। प्लस में इसकी प्रोसेसिंग भी जो है वो भी काफी फास्ट होती है। तो अब साथ में एक संस्था है, ठीक है, कार्य नाम की एक संस्था है, उसके साथ इसके लिए एमओयू भी किया गया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कार्य नाम की संस्था के साथ किया गया है इंडिया एआई मिशन 2.0 के तहत। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट देखो कहाँ कहाँ है, एक तो करंट अफेयर्स में, ठीक है, प्री में करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, एआई क्लियरली वहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आरएएस मेंस के पेपर सेकंड में, ठीक है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जो है पूरा क्लियरली दिया हुआ है, वहाँ पर मेंशन है। साथ ही अगर हम 2024 का पेपर एनालिसिस करें तो डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन जो है वहाँ पर इस टॉपिक से एआई से उठकर आया था। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़, क्योंकि ये आपके आंसर को, मेंस के आंसर को एनरिच करेगी। प्लस प्री में कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो वहाँ पर भी आप क्या है लिख सकते हैं। जैसे कुछ फैक्ट पूछ लिया कि कितने जीपीयूज हम बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं वहाँ पर, या फिर आपको 4 स्टेटमेंट देके एक स्टेटमेंट सही हो गलत हो, जो भी है वो तो फैक्चुअल मतलब प्री के अकॉर्डिंग होगा। लास्ट में अपन एमसीक्यू देखेंगे तब कुछ क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी ऑर्बिटल डेटा सेंटर। क्या है ऑर्बिटल डेटा सेंटर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ऑर्बिटल डेटा सेंटर क्या है कि अंतरिक्ष में ही हम क्या करने वाले हैं, एआई मॉडल चलाने हेतु भारत का पहला सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, यानी अंतरिक्ष में हम क्या करने वाले हैं, एआई मॉडल को चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम भारत का पहला सैटेलाइट है ये ऑर्बिटल डेटा सेंटर, जिसको किसने बनाया है, पिक्सल, ठीक है, पिक्सल नाम की एक वो है बेंगलुरु में एक स्टार्टअप है, अंतरिक्ष का स्टार्टअप है पिक्सल, साथ ही बनाया गया है इसको सर्वम एआई, यानी 2 स्टार्टअप्स ने मिलकर इसको बनाया है। पहला स्टार्टअप है पिक्सल जो कि बेंगलुरु में स्थित है, जो कि किस तरह का स्टार्टअप है, अंतरिक्ष स्पेस का स्टार्टअप है, जबकि एक सर्वम एआई स्टार्टअप है। तो 2 स्टार्टअप ने मिलकर पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर बनाया है, सैटेलाइट जो बनाया है अपना। ये क्या करेगा, तेजी से विश्लेषण करेगा, यानी कोई भी डेटा होगा उसका तेजी से विश्लेषण करने में सक्षम होगा। इसके अलावा एसएसओ यानी हमारा सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसमें काम करेगा। देखो सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी है कि जो ऑर्बिटल डेटा सेंटर होगा वो हमारा एसएसओ यानी सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसके अंदर काम करेगा, जिससे क्या होगा, इसको तुरंत सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। साथ ही जो है इको फ्रेंडली भी ये होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एसएसओ से काम करने के कारण ऊर्जा जो है वो नेचुरली ले रहा है, यानी प्राकृतिक ऊर्जा का यहाँ पर यूज हो रहा है एसएसओ। इसके अलावा एज कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक है, ये टॉपिक देखिए आप, एज कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर ये हमारा काम कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि आरएस मेंस का वापस से कि पेपर 2 है, पेपर 2 में क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ एज कंप्यूटिंग, ठीक है, एज कंप्यूटिंग जो कि अभी नया ऐड हुआ है टॉपिक, पहले नहीं था, यानी 2024 तक के मेंस तक एज कंप्यूटिंग नहीं था, अभी क्लियरली आरपीएससी के सिलेबस में मेंशन है एज कंप्यूटिंग। तो न्यूली एडेड जो है ये टॉपिक है, न्यूली एडेड टॉपिक है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो एज कंप्यूटिंग आप जब पढ़ेंगे मेंस में पेपर 2 में तो वहां जो है करंट न्यूज से इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर आप वहां देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनरिच हो जाएगा। तो ये हो गया एक मेंस का आपके लिए महत्वपूर्ण टिप, ओके। तो एज कंप्यूटिंग क्या होती है, जस्ट बेसिकली मैं आपको 1 लाइन में बता देती हूँ कि जहां हम क्या कर रहे थे, डेटा को स्टोर कर रहे थे किसी क्लाउड पे, कहीं पर भी प्रोसेस करा रहे थे, तो हमें क्या है टाइम भी लग रहा था, प्लस में एक डेटा बहुत सारा स्टोर भी करना पड़ता। लेकिन अब ये एज कंप्यूटिंग से क्या होगा, जहां पर डेटा क्रिएट हो रहा है वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, यानी डेटा की जहां पर ओरिजिन है वहीं पर हम उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करिए, जिससे क्या होगा, टाइम जो है वो सेव होगा। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती थी तो वहां पर हम पहले डेटा को भेजते थे, फिर कुछ सेकेंड्स लगते थे हमें डेटा को वापस से कैप्चर करने में, यहाँ पर ऐसी समस्या हमें नहीं होगी। एज कंप्यूटिंग में हम क्या करने वाले हैं, एज कंप्यूटिंग में हम ये करने वाले हैं कि डेटा को उसके स्टार्टिंग लेवल पर ही हम प्रोसेस कर रहे हैं, उससे प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो एज कंप्यूटिंग ऑर्बिटल डेटा सेंटर से आपको लिंकअप कर देना है,
क्लियर। अब देखो इसका नाम जो दिया गया है वो क्या है, मिशन पाथफाइंडर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस मिशन का नाम है मिशन पाथफाइंडर। अंतरिक्ष में भारत का क्या है, ये एक स्मार्ट डेटा सेंटर है जिसको पिक्सेल और सर्वम एआई, ये तो अपन ने बात कर ली। इन ऑर्बिट प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर इन ऑर्बिट प्रोसेसिंग होगी, तभी तो एज कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। यानी पहली बार सैटेलाइट में हम डेटा जो सेंटर है उनको जीपीयूज होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हम जीपीयूज का यूज करेंगे, तभी तो डेटा जो है वो इतना प्रोसेसिंग वहाँ पर फास्ट हो पाएगी। साथ ही हम जो सॉवरेन जो एआई था हमारा, अभी पढ़कर आए थे, विदेशी क्लाउड पर निर्भरता जो है यहाँ पर कम होगी। यानी हमारा एआई जो 2.0 है वो और ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, लिंकअप भी है। रियल टाइम में ये अलर्ट भी देगा, जैसे मान लो कोई आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई न्यूज हुई, उसके अलावा मान लो जंगल में कोई आग लग गई है या फिर कोई रक्षा के लिए कोई भी अलर्ट हमें बताना है, तो कुछ ही सेकेंड्स में ये बता देगा। सबसे अच्छी बात जो है वो इंडिया के लिए ये होने वाली है। इंडिया का खुद का जो है वो स्मार्ट डेटा सेंटर, ऑर्बिटल डेटा सेंटर, ऑपरेशन पाथफाइंडर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये भी साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो करंट अफेयर्स में सभी को पता है। प्री में मैं बात करूं साइंस के सेक्शन से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जबकि मेंस का तो एक अच्छा खासा सिलेबस ही जो है साइंस एंड टेक का है जिसमें करंट अफेयर्स है। और अब तो पेपर थर्ड में भी करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक की जो नवीन प्रगतियां हैं वो भी ऐड कर दिया गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट न्यूज है उसको तो आप अपडेटेड रहिए, उसके साथ आप अपडेटेड बिल्कुल रहिए। तो बिल्कुल टेंशन मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको जो है सारा जो है करंट अफेयर्स आपको कराने वाली हूं। साइंस एंड टेक का हो, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया को, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से। नेक्स्ट आता है अपना वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी, ठीक है। ये स्कीम आती है जो कि लाई गई थी मनरेगा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, जो है ये स्कीम अब नई लाई गई है। तो वीबीजी रामजी क्या है, विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। यानी वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत, जी का मतलब है गारंटी, आर का मतलब है रोजगार, ए का मतलब है आजीविका, एम का मतलब है मिशन और जी का मतलब है ग्रामीण। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। योजना का शुभारंभ जो है वो होगा 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई 2026 से होगा। लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, अधिसूचना, अभी 11 मई 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। तो मनरेगा जो है अब क्या कहलाएगा, वीबीजी रामजी, ठीक है। तो वीबीजी रामजी जो है वो हमारी हो गई है, मनरेगा जो है वो हो गई है हमारी वीबीजी रामजी, विकसित भारत, ठीक है। अब हम बात करें इसमें क्या है मुख्य बदलाव की, अगर अपन बात करें एट ए ग्लैंस, अगर अपन देखें मुख्य बदलाव अपन देखते हैं, तो जो हमारा नया जो नाम है वो तो हमने देख ही लिया है। अब इसमें क्या होगा, जहां मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था ना, वहां इसमें 125 दिन का रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा फंडिंग अगर अपन देखें केंद्र राज्य की, जहां अधिकांश मनरेगा में पुरानी जो स्कीम थी उसमें 100% जो है वो केंद्र के द्वारा फंडिंग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पैटर्न बदलते हुए 60:40 रेशियो रख दिया गया है। यानी बड़े राज्यों के लिए अगर अपन देखें तो 60:40 रख दिया गया है। मिशन का हिस्सा जो है पहले ग्रामीण गरीबी को दूर करना, जहां मनरेगा का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण गरीबी को दूर किया जाएगा, वहीं अब जो है विकसित भारत मिशन जो है उसका अंग बन चुका है। यानी 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हमने जो है ये स्कीम को परिवर्तित किया है। जहां पहले उद्देश्य हमारा गरीबी मिटाना था, वहीं उद्देश्य हमारा बदल चुका है। तो फंडिंग का जो है वो नया पैटर्न भी आ चुका है इसके तहत, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फंडिंग के पैटर्न की, तो केंद्र में जो जहां 100% केंद्र सरकार के द्वारा, पूर्वोत्तर में 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों में 60:40 है। अब मैं बात करूं अकुशल श्रम के लिए तैयार जो वयस्क सदस्य होंगे वो उनको गारंटी से काम दिया जाएगा, ठीक है। यानी उनको वयस्क सदस्य जो होंगे उनको गारंटी से काम दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदन के 15 दिन के भीतर ही जो है काम न मिलने पर राज्य जो है उनको भत्ता भी देगा। यानी भत्ता कौन दे रहा है, यहाँ पर अलाउंस कौन दे रहा है, राज्य दे रहा है। तो ये है अपनी वीजी, ठीक है, वीबीजी रामजी योजना। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण समाचार, काफी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में एक नई पहल, वन विभाग के द्वारा एक नई पहल की गई है। वो पहल ये है कि राजस्थान का पहला गोट बैंक बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, जैसलमेर में राजस्थान का पहला गोट बैंक बनाया जा रहा है, जिसमें देखो नाम क्या है इसका, गोट बैंक है, लेकिन उद्देश्य क्या है, एक
कैरेकल नाम की, ठीक है, एक जंगली बिल्ली है जिसको सिया घोष भी बोला जाता है, उसको बचाने के लिए हमने पहला गोट बैंक खोला है। अब ये इसलिए खोला है कि मार्च 2026 में एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि ग्रामीणों ने एक बदले की भावना से एक सिया घोष को, या फिर जो हमारी ये कैरेकल नाम की बिल्ली है, उसको इस शक में मार दिया कि 50 बकरियां जो है उनकी मारी गई है, और उस शक में उस जो कैरेकल नाम की बिल्ली है उसको जिंदा जला दिया गया। तो तब क्या हुआ, वन विभाग जो है वो क्या हुआ, एक संज्ञान में आया कि ये क्या घटना हो गई है। तो उसको देखते हुए वन विभाग ने, ठीक है, और प्लस में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक पहल की गई है। उसके द्वारा क्या पहल की गई कि एक गोट बैंक बनाया जाएगा। जस्ट अ सेक। एक गोट बैंक बनाया जाएगा जिसमें अगर किसी पशुपालक की बकरी का शिकार इस कैरेकल नाम की बिल्ली के द्वारा किया जाता है, या अन्य कारणों से अगर बकरी जो है वो मर जाती है, तो एक गोट बैंक से नई बिल्ली जो है उस पशुपालक को या फिर बकरी पालक को दी जाएगी। लेकिन बदले में शर्त ये रखी गई है कि अगर उस बकरी से भविष्य में कोई मैमल होता है, कोई बच्चा होता है, तो फिर एक बच्चा जो है वो उस गोट बैंक में दान करना होगा। इस तरह से क्या होगा, एक समस्या का जो है एक मानवीय तरीके से एक वन्य जीव संरक्षण के लिए एक प्रयास जो है वो किया गया है वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि राजस्थान का पहला गोट बैंक, जो कि क्या है, गोट बैंक तो है, लेकिन ये कैरेकल नाम की जो बिल्ली है जो कि 50 ही पाई जाती है, और राजस्थान में जैसलमेर में ओनली 4 कैरेकल बिल्ली पाई जाती है। ये आप देखिए कितनी कम संख्या है, यानी दुर्लभ प्रजाति की ये जंगली बिल्ली है। ओके, सिया घोष भी इसको बोला जाता है कि बचाने के लिए जैसलमेर में राजस्थान का पहला गोट बैंक खोला जाएगा। तो अपने आप में काफी यूनिक न्यूज है, प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोट बैंक है और संरक्षण हम किसका कर रहे हैं, कैरेकल नाम की बिल्ली का कर रहे हैं, सिया घोष का कर रहे हैं। ओके, तो ये अपना हुआ आज की करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एमसीक्यूज पर। ओके, तो एमसीक्यूज को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला अपना प्रश्न, पहला प्रश्न है अपना मिशन पाथफाइंडर और जो सॉवरेन एआई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी अपन जस्ट पढ़ कर आए हैं। तो मिशन पाथफाइंडर के तहत भारत का पहला स्मार्ट डेटा सेंटर सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। देखो पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है या गलत है, बताइए आप। मिशन पाथफाइंडर के तहत भारत का पहला स्मार्ट डेटा सेंटर अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। फिर दूसरा है, इसका उद्देश्य एज कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष में ही डेटा को प्रोसेस करना है ताकि पृथ्वी पर निर्भरता कम कर सके। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, इंडिया एआई मिशन 2.0 का लक्ष्य 2026 के अंत तक 1 लाख जीपीयू क्षमता विकसित करनी है। तो क्या स्टेटमेंट, ये इन तीनों में से बताइए कौन सा जो है ये सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हम 2026 के अंत तक 1 लाख जीपीयू जो है वो स्थापित करने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रूफटॉप सौर ऊर्जा और पीएम सूर्य घर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो आता है स्टेटमेंट वो आता है कि रूफटॉप सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि गुजरात पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत कुल 2090 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये वाला स्टेटमेंट अभी चेक करते हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट आता है, वर्ष 2026 में राजस्थान ने 23 मार्च को एकल दिवस में सर्वाधिक 910 संयंत्रों की स्थापना का रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो अपना सेकंड स्टेटमेंट है, ये कुल जो 2090 मेगावाट है ये सोलर रूफटॉप में हमने करा है, ना कि पीएम सूर्य घर योजना में। तो स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा वाला हुआ, बी ऑप्शन जो है वो अपना क्या है, करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी अपन। तीसरा क्वेश्चन है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जन अभियान की शुरुआत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी। यह अभियान 25 मई से 5 जून 2026 तक गंगा दशहरा के पावन अवसर से शुरू होकर आयोजित किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आता है, इस अभियान का मुख्य कार्य केवल राज्य के चयनित जिलों में पर्यावरण संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण तक सीमित रहेगा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो है इसको करेंगे। उसके अलावा ये भी सही है कि गंगा दशमी जो कि 25 मई से स्टार्ट होकर 5 जून के बीच में जो है ये हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये अभियान जो है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, ये इसलिए है कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का काम तो कर ही रहे हैं हम, वर्षा जल संरक्षण का भी काम कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर एक स्वच्छता वाला काम भी हम कर रहे थे। ठीक है, तो स्वच्छता वाला काम भी यहाँ पर किया जाता है, तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर केवल बोल दिया गया है, ठीक है, केवल ये काम नहीं और भी काम है, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ऑप्शन अपने करेक्ट है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 यहाँ पर आंसर अपने सही निकल कर आते हैं। तो करंट अफेयर्स की सीरीज जो है उसमें अपन ने आज बहुत सारी न्यूज़ को कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।